नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रोल्स रॉयस ने भारत को जेट इंजन निर्माण के लिए ऑफर दे रखा है और ये जो नया इंजन है उसे बिल्कुल शुरुआती यानी कि स्क्रैच लेवल से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो EJ200 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो भारत को नहीं मिलने वाला, जिसके पीछे का कारण ये है कि EJ200 को 4 कंपनियों ने बनाया है यूरोजेट टर्बो कंसोर्टियम के तहत। लेकिन रोल्स रॉयस ने यहाँ पर भारत को एक क्लीन स्लेट डिजाइन की पेशकश की है और इस इंजन प्रोग्राम में फिर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर जो कंसोर्टियम है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑफर दिया गया है वो UK BAE सिस्टम और रोल्स रॉयस के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि भारत को एक पार्टनर कंट्री बनाया जा सकता है ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत, जिसमें UK की योजना है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाना और इसमें इटली और जापान भी साथ में है। और अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत को नेक्स्ट जनरेशन इंजन का एक्सेस मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल भारत AMCA प्रोग्राम में कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आ रही हैं F-35 फाइटर जेट को लेकर फिर से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि F-35 जब भारत आया था तो इसका संकेत साफ तौर पर यह था कि भारत को अमेरिका इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन कुछ खबरें और सामने आई हैं इसे लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि F-35 की खरीद के लिए कुछ स्तर पर बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका की, और इस बारे में कोई जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका को अब इस बात का डर है कि कहीं भारत का S-400 F-35A का सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट ना कर ले और बाद में भारत इसे रशिया को न ट्रांसफर कर दे। इससे S-400 की जो सर्च एंड ट्रैक क्षमता है वो बढ़ जाएगी स्टेल्थ फाइटर जेट के खिलाफ। और यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि F-35 की जो बिक्री है वो भारत को प्रभावित नहीं कर सकती, जिसके पीछे का कारण है कि अगर भारत कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को मानता है तो, क्योंकि अमेरिका दोस्तों खुद चाह रहा है कि F-35 ऑपरेटर्स की संख्या बढ़े चाइना के आसपास, जिससे कि एक समानता बनी रहेगी एयर ऑपरेशंस के लिए, ताकि चाइना की किसी भी आक्रामकता का जवाब एक साथ दिया जा सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO ने अभी हाल ही में DRDO, ADA और HAL के साथ एक मीटिंग की है और इनको फटकार लगाई है कि टाइम पर ये जो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम है उसे पूरा किया जाए, जिसमें कि तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम शामिल है। कहा जा रहा है कि इनके बिना इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रंस है उसका जो लेवल है वो 10 से 12 नीचे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से काफी सारा क्रिटिसाइज किया गया था भारत के इन प्रोग्राम्स को लेकर, और इसीलिए PMO अब इसके ऊपर काफी सख्त हो गया है। आपको मैं बता दूं कि इन प्रोग्राम के लिए शुरुआत में 2,500 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए हैं, और यही नहीं, तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले साल 6,500 करोड़ रुपए के लिए भी मंजूरी दी गई थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना मिराज 2000 और जागुआर और इसके अलावा MiG-29 की जगह तेजस मार्क 2 को रखना चाहती है। इसके अलावा PMO ने ADA और HAL से ये गारंटी देने के लिए संपर्क किया है कि वे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करते समय वादे के अनुसार 2028 से 2029 तक इनका उत्पादन शुरू कर दें। यानी कि दोस्तों अब भारत सरकार भी फॉर्म में आ चुकी है इनके ढुलमुल रवैये को देखते हुए, इसलिए फटकार लगानी भी जरूरी हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1500 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल पर अभी भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कार्य है उसे जारी रखा हुआ है, और इसी साल की शुरुआत में इसके लिए जो नया विकसित किया गया छोटा टर्बोफैन इंजन है उसे मान्य किया गया है। दोस्तों इस साल ITCM का DRDL के द्वारा विकसित किए गए एक उन्नत मोनोपल्स X बैंड इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ परीक्षण किया गया था, और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस प्रोग्राम का आधिकारिक तौर पर बंद होने से पहले इसकी रेंज को बढ़ा दिया जाए, ताकि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को तैयार किया जा सके। आपको बता दें कि DRDO और AD लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में 100% यानी कि 100% स्वदेशी सामग्री के लिए जोर दे रही है, और कहा जा रहा है कि इस LRLACM प्रोग्राम की करीबन 20 डेवलपमेंटल फ्लाइट की जाएंगी इसके उत्पादन होने से पहले, और करीबन 200 यूनिटें इनकी तैयार की जाएंगी। और ये जो LRLACM है इन्हें शुरुआत में इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जाएगा, और इसे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया है, जिन्हें कि 30 फ्रंट लाइन वॉरशिप में तैनात किया गया है। बाद में इसका एयर लॉन्च वेरिएंट और सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आ रही है कि भारतीय सेना जोरावर लाइट टैंक के करीबन 700 यूनिट का ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था लाइट टैंक्स के लिए, वो केवल 354 लाइट टैंक्स का था, जैसे कि DRDO प्राइवेट सेक्टर की कंपनी L&T के साथ मिलकर तैयार कर रही है। और ये जो 700 जोरावर टैंकों की जो
जरूरत बताई गई है इसके पीछे का कारण ये है कि LAC और LOC पर अब भारतीय सेना बड़ी मात्रा में इन लाइट टैंक्स यानी कि हल्के टैंकों को तैनात करना चाहती है। इसके पीछे का एक और कारण ये है कि 2015 से ही चाइना की PLA ने टाइप 15 टैंक्स का उत्पादन काफी तेज कर दिया है और करीबन 500 टैंक उनकी सर्विस में मौजूद हैं। इसीलिए भारतीय सेना के लिए ये टेंशन थी कि उन्हें भी अपने इन टैंकों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि दोस्तों चाइना की PLA ने न केवल लद्दाख सेक्टर में बल्कि उत्तराखंड, तवांग और अरुणाचल प्रदेश में भी हॉट स्पॉट बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है, जिससे कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाइना की जो मारक क्षमता है वो बेहतर हो जाएगी। इसीलिए वो इन हल्के टैंकों को शामिल कर रहा है और ये भारतीय सेना को मजबूर भी कर सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना न केवल अधिक हल्के टैंक प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, बल्कि टैंकों की प्रोडक्शन लाइन को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक सेकंड प्रोडक्शन लाइन की भी अनुमति दे सकती है। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना अपनी आक्रामक क्षमताओं में सुधार करने के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स प्राप्त करने के लिए भी आगे जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना का यह भी विचार है कि एक कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि इनकी जो लागत है वो कम हो सके। इसीलिए ये जो सेम डिफेंस पार्टनर्स है उन्हीं को चुना जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों सिप्री ने भारत को टॉप 25 जो बड़े आर्म एक्सपोर्टर लिस्ट है उससे बाहर कर दिया है और ये भी तब किया है जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका को अधिक जो डिफेंस हार्डवेयर है उन्हें निर्यात किया है और उन्हें कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सिप्री के द्वारा भारत को टॉप 25 लिस्ट से बाहर करना, इसे एक आश्चर्यजनक स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों भारत ने पिछले 5 वर्षों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को काफी बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री का भी मानना है कि उनकी सरकार के प्रयासों से 2024-2025 तक भारत का जो वार्षिक रक्षा निर्यात है वो 5 गुना बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए यानी कि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा, जो कि वर्तमान में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यही नहीं दोस्तों, भारत तो 85 यानी कि 85 कंट्रीज को भी कई तरीके के जो मिलिट्री हार्डवेयर है उन्हें निर्यात कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज, रडार और अलग अलग कंपोनेंट शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी सिप्री ने भारत को हथियारों के 25 सबसे बड़े निर्यातों की लिस्ट से बाहर कर दिया। सिप्री सिर्फ दोस्तों ये कहना चाहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहे और भारत को इस तरीके की लीग में शामिल ना किया जाए जिसमें कि भारत का नाम हथियारों के एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सके। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं दोस्तों ये समझ सकते हैं कि आप सिप्री डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और एक केवल एक तरफा नजरिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो कि सिप्री को पसंद नहीं आ रही है। और भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से भारत ने जो अपनी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की उसमें 411 आइटम्स को देश में बनाने के लिए सेलेक्ट किया है। भले ही दोस्तों सिप्री कुछ भी बोल ले, इस तरीके की रिपोर्ट के आने के बाद से सिप्री की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। वो केवल भारत को हथियारों का आयातक बना रहना ही पसंद कर रहा है, ना कि निर्यातक। आपको क्या लगता है इस बारे में? से कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली जोजिला सुरंग का काम तेजी से चल रहा है। 40% से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। कंपनी ने कहा कि दिसंबर 2026 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। सुरंग परियोजना श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे के माध्यम से रणनीतिक महत्व की है, क्योंकि सर्दियों की भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है। और सिंगल ट्यूब जोजिला सुरंग मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बाल्टाल से लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर में मिनीमर्ग तक 18 किलोमीटर की पहुंच सड़क के साथ 13 किलोमीटर लंबी है और ये परियोजना भारत के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। इस सुरंग पर करीबन 60% जो काम है वो पूरा हो चुका है। 4 ऐसे पुल हैं जिन पर करीबन 80% का काम पूरा हो चुका है। 5 किलोमीटर लंबी नीलगढ़ सुरंग वो पूरी हो चुकी है। काम काफी तेजी से चल रहा है। 2 साल के अंदर संपर्क जो मार्ग है वो चालू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत चीन की तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। वे उत्तर बंगाल में वायुसेना स्टेशन हाशिमारा पहुंचे और जेओसी त्रिशक्ति कोर के आगे के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सीडीएस ने बुनियादी ढांचों की प्रगति की भी समीक्षा की और क्षेत्र में विकास और परिचालन और लॉजिस्टिक तैयारियों का भी जायजा लिया। सीडीएस ने दूर दराज इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के साथ भी बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी अगले कुछ महीनों में 150 से ज्यादा खुफिया सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है और इन सैटेलाइट्स का जो मेन काम होगा वो अंतरिक्ष में और धरती में रूस और चीन की हर हरकत पर नजर रखना है।
कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्टें भी सामने आई थी कि चीन की एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष के अंदर अमेरिकी सैटेलाइट की जासूसी की थी और इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद से ही अंतरिक्ष में चीन और रूस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। अमेरिका के 500 जासूसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर और मिसाइल ट्रैकिंग जैसी खूबियों से लैस होंगे। ये सैटेलाइट्स रूस और चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी मात दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इनमें से 10 सैटेलाइट का पहला बैच 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी देश के सैटेलाइट पर सीधा हमला पृथ्वी पर युद्ध को भड़का सकता है। रूस और चीन लंबे समय से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित कर रहे हैं। इस तरीके के वेपन पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर ऊपर मौजूद सैटेलाइट्स को मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा चीन और रूस दोनों के पास सैटेलाइट को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें भी मौजूद है। दोनों ही देशों ने अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया को भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दोगुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वर्टिक्सा के मुताबिक रशिया लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का सप्लायर बना हुआ है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा 1/3 से अधिक है। मार्च में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद इराक से दोगुनी रही। इस दौरान इराक से कच्चे तेल का आयात 8.1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक हो रहा है। इराक 2017-18 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अब रशिया ने इसे मात दे दी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूसी कच्चा तेल रियायती मूल्यों पर उपलब्ध है और भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।